Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel Be a Lab Scientist. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे अबाउट द कूम्स टेस्ट। कूम्स टेस्ट किस चीज को डिटेक्ट करता है? आपके पास पेशेंट सैंपल आया, आपने उस पर कूम्स टेस्ट परफॉर्म किया, तो किस चीज को डिटेक्ट करता है? डिटेक्ट करने के बाद ये कौन सी बीमारी को डायग्नोस करता है? कूम्स रिएजेंट क्या होता है? कैसे कूम्स रिएजेंट इस टेस्ट के लिए हेल्पफुल होता है? इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। देखिए, कूम्स टेस्ट जो है एक एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट है, जिसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? कूम्स टेस्ट के नाम से। किस नाम से फेमस है? कूम्स टेस्ट के नाम से। इसको डिस्क्राइब करा था कूम्स ने, मोरेंट ने एंड रेस ने 1945 के अंदर। कूम्स रिएजेंट की डेफिनेशन क्या है कि ये एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट है। इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन देखी जाती है, जो कि यूज में लिया जाता है किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए? डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज एंड कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कई बार स्टूडेंट से पूछती हूँ, बट दे आर सो कंफ्यूज। उनको नहीं पता होता है कि कूम्स टेस्ट एग्जैक्टली किस चीज को डिटेक्ट करता है, क्यों हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो कूम्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है क्या डिटेक्ट करने के लिए? किसी भी सैंपल के अंदर एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। क्या यूज में लेके? कूम्स रिएजेंट को यूज में लेके। कूम्स टेस्ट में एक रिएजेंट यूज में लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कूम्स रिएजेंट। इसको यूज में लेके आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट तो करता है, लेकिन ये एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज एग्जैक्टली होती क्या है? सो एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं किसके? आरबीसी के ऊपर जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है। इसका मतलब हमारी जो आरबीसीज होती हैं, उन आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजेंस हैं, उन एंटीजेंस के अगेंस्ट या उनके कॉम्प्लीमेंट्री अगर कोई एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बना देती है, तो ऐसी एंटीबॉडीज को कहा जाता है एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज। और अगर आपकी बॉडी ने ये बना दी और आपको इसको डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट यूज में लेंगे? कूम्स टेस्ट यूज में लेंगे। देखिए, नेक्स्ट है, अभी हमने देखा कि जो कूम्स टेस्ट होता है वो एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है, राइट? अब देखिए, जो एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है कंप्लीट एंटीबॉडीज और सेकंड है इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। देखिए, ऐसी एंटीबॉडीज जो आरबीसी एंटीजेंस के अगेंस्ट बन रही है, दोनों ही एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनती है? आरबीसी के एंटीजेंस के अगेंस्ट बनती है। बट अगर ऐसी एंटीबॉडी जो आरबीसी के एंटीजेंस के अगेंस्ट बनी है, लेकिन वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है? आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी है, तो ऐसी एंटीबॉडी को कहा जाएगा कंप्लीट एंटीबॉडीज। हमने जब एंटीबॉडीज पढ़ा है तो एंटीबॉडीज के 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसमें से 2 टाइप की होती है, आईजीएम और आईजीजी। तो अगर आपकी आरबीसी एंटीबॉडीज बनी, एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज बनी, लेकिन वो आईजीएम क्लास की है, तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट एंटीबॉडीज। और ऐसी एंटीबॉडी जो आरबीसी एंटीजेंस के अगेंस्ट बनी, जिसे हम कहेंगे एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज, बट वो कौन सी क्लास की है? आईजीजी क्लास की है, तो उन्हें कहा जाएगा इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज। तो ये तो हुआ इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है इसका क्लासिकल एग्जाम्पल्स। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखिए, ये है कंप्लीट एंटीबॉडी का एग्जाम्पल क्या है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस होते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजेंस, ये जो एंटीजेंस होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस होते हैं, उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं, जैसे कि एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? आईजीएम एंटीबॉडीज होती हैं, राइट? ये एग्जाम्पल हमने क्यों दिया? ए और बी एंटीजेंस किसके होते हैं? आरबीसी की तो एंटीजेंस होते हैं। तो ए और बी एंटीजेंस के अगेंस्ट जो ए एंटीजन के अगेंस्ट बनती है एंटी ए एंटीबॉडी, बी के अगेंस्ट बनती है एंटी बी एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? आईजीएम क्लास से। और यहाँ हम बात करें तो जो आरएच एंटीजेंस होते हैं उसके अगेंस्ट जो एंटी आरएच एंटीबॉडी बनती है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? आईजीजी। अब ऐसा क्यों कि ए और बी के अगेंस्ट आईजीएम बन रही है और आरएच के अगेंस्ट आईजीजी बन रही है? ऐसा क्यों है? इसका आंसर ये है कि जो ए और बी एंटीजेंस होते हैं ना आरबीसी के ऊपर, वो कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं। तो यूजुअली या नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट, ऐसे एंटीजन जिनका नेचर कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि ए और बी एंटीजेंस, इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो यूजुअली किससे बिलोंग करती हैं? आईजीएम से।
और यहाँ हम बात करें जो RH एंटीजेंस होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो प्रोटीन नेचर, ऐसे एंटीजन जिनका नेचर प्रोटीनस है, उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो यूजुअली कौन सी होती हैं? IgG एंटीबॉडी। तो इन दोनों के एग्जाम्पल क्या हुए? कंप्लीट एंटीबॉडी का A-B एंटीबॉडीज, एंटी-A एंड एंटी-B एंटीबॉडीज, और इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज का एग्जाम्पल हुआ हमारा RH एंटीबॉडीज। देखिए, आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम टाइप्स ऑफ एंटी-RBC एंटीबॉडी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास जब पेशेंट सैंपल आएगा उसके अंदर एंटी-RBC एंटीबॉडी होगी, लेकिन वो कौन से टाइप की है, वो कंप्लीट टाइप की एंटीबॉडी है या वो इनकम्प्लीट टाइप की एंटीबॉडी है, वो जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंप्लीट एंटीबॉडी, आपके पास सैंपल आया उसके अंदर आप एंटी-RBC एंटीबॉडीज देख रहे हैं जो कि कंप्लीट एंटीबॉडीज है, तो उसको देखने के लिए आपको अलग प्रोसीजर करना होगा। और अगर आप इनकम्प्लीट टाइप की एंटीबॉडीज देख रहे हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपका अलग प्रोसीजर होगा। तो उस प्रोसीजर के अंदर डिफरेंस क्या है, उस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ही समझना होगा कि इन दोनों एंटीबॉडीज के बीच में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट डिफरेंस है इसका नेचर ऑफ एंटीबॉडी। किसके बेसिस पे? एग्लूटिनेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट हम समझेंगे कि जो ये एंटीबॉडीज हैं इनका नेचर कैसा है। किसके बेसिस पे नेचर हम डिसाइड करेंगे? एग्लूटिनेशन के बेसिस पे। तो कंप्लीट एंटीबॉडीज देखिए क्या है कि जो कंप्लीट एंटीबॉडीज है, जो IgM एंटीबॉडीज होती हैं, जब ये RBC के साथ रिएक्ट करती हैं, RBC के साथ ये बाइंड होती हैं, अटैच होती हैं, तब ये क्या कर देती हैं? RBC का क्लम्पिंग या फिर उसकी एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है? क्लम्पिंग ऑफ RBC क्लम्प हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो जब ये इस टाइप की एंटीबॉडीज RBC के साथ जुड़ेंगी तब ये क्या कर देती है? उसकी क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन। इसलिए इसको कहा जाता है एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी। कंप्लीट एंटीबॉडीज को एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। इसकी हम बात करें तो ये जो IgG टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, जब ये RBC के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये RBC की क्लम्पिंग या फिर कह ले एग्लूटिनेशन ये नहीं कर पाती, राइट। इसलिए इसको कहा जाता है नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, कि इसको तो कह रहे हैं हम एग्लूटिनेशन, ये तो एग्लूटिनेशन कर पा रही है और ये एग्लूटिनेशन नहीं कर पा रही, इसका रीजन क्या है? तो देखिए होता क्या है, IgM टाइप की जो एंटीबॉडीज होती है ना, जब हमने इनका बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा होगा कि जो IgM टाइप की एंटीबॉडीज होती है वो पेंटामेरिक होती है। पेंटामेरिक का मतलब क्या होता है? उनके पास 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 साइड्स होती हैं, इसको कहा जाता है पेंटामेरिक। देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना एंटीबॉडी का, उसके ऊपर ये वाला जो रीजन होता है इसे कहा जाता है FAB रीजन और इसे कहा जाता है FC रीजन, ठीक है। तो एक एंटीबॉडी के ऊपर, एक यूनिट ऑफ एंटीबॉडी के ऊपर कितने FAB होते हैं? 2 FAB रीजन होते हैं और एक FC रीजन होता है। FAB का क्या मतलब होता है? फ्रेगमेंट दैट बाइंड विद द एंटीजन, मतलब इसको कहा जाता है एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी। जब कोई एंटीबॉडी, इसका एंटीजन है, जब कोई एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ती है तो इस वाली साइड से जुड़ती है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होता है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ जुड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये फ्रेगमेंट है जो कि कॉम्प्लीमेंट, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ जुड़ता है। तो इसमें हमने ये देख लिया कि एक यूनिट ऑफ एंटीबॉडी के ऊपर 2 FAB रीजन होंगे और एक FC रीजन होगा। तो अगर हम IgM की बात करें, इसके पास तो 5 यूनिट है ना, तो कितने हुए? FAB कितने हुए? 10 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो FAB रीजन हुए और 5 क्या हुए? FC रीजन हुए। इसमें क्या होता है ना, ये जो 5 एंटीबॉडी, ये जो 5 यूनिट्स होती है एंटीबॉडीज की, वो एक साथ जुड़ती हैं और जहां जाके जुड़ती है उसे J चेन कहा जाता है। हम डिटेल में नहीं समझेंगे बट हमें बेसिक पता होना चाहिए, तो मैंने ये चीज बता दी आपको कि इसके ऊपर 10 FAB रीजन होते हैं और 5 FC रीजन होते हैं, इसको पेंटामेरिक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये RBC के साथ जुड़ेगी तो क्या होता है? RBC पे हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से RBC एक दूसरे को रिपेल करती है, एक दूसरे से दूर करती है। तो जैसे ही IgM एंटीबॉडी RBC के साथ जुड़ेगी तो इसके पास 5 यूनिट्स हैं एंटीबॉडीज की, ठीक है। और उस 5 पे भी इसके पास कितनी साइट्स हैं जो कि एंटीजन के साथ जुड़ेंगी? 10 साइट्स हैं इसके पास जो एंटीजन के साथ जुड़ सकती है। और यहाँ पे एंटीजन क्या है? RBC के ऊपर जो एंटीजन है वही तो एंटीजन है, क्योंकि एक एंटी RBC एंटीबॉडी है जो कि IgM क्लास की है। तो जैसे ही एंटीबॉडीज के साथ जुड़ेगी, इसके पास 10 क्या है? 10 इसके पास साइट्स हैं, 10 कह लो 10 हाथ है इसको पकड़ने के लिए RBC को, ठीक है। तो ये एक पावरफुल एंटीबॉडी है, तो ये तुरंत क्या कर लेगी? एक तो इसके नेगेटिव चार्ज को भी कंपनसेट कर लेगी और इस RBC के साथ जाके बाइंड भी हो जाएगी। तो RBC का क्या कर देगी? क्लम कर देगी, एग्लूटिनेट कर देगी।
इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये आरबीसी को क्लम्प कर सकती है और ये एक एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी है। यहाँ हम बात करें आईजीजी एंटीबॉडीज की, तो यहाँ पे क्या है, आईजीजी सिर्फ एक सिंगल यूनिट होता है इसके पास, ठीक है, मतलब 2 एफएबी है, एक मोनोमेरिक होता है, एक एफसी पोर्शन होता है और 2 एफएबी रीजन होते हैं, ठीक है, मतलब इसके बाद 2 ही हाथ हैं आरबीसी को पकड़ने के लिए। वही सेम है कि आरबीसी पे नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी उसकी वजह से, तो ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती। इसके पास तो 10 हाथ थे पकड़ने के लिए, इसके पास सिर्फ 2 ही हैं, तो ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि इस आरबीसी के नेगेटिव चार्ज को भी कंपनसेट कर दे, इससे भी ये लड़ ले और साथ ही साथ वो आरबीसी को एग्लूटिनेट भी कर दे। ये आरबीसी के साथ जुड़ तो जाएगी लेकिन आरबीसी को ये इकट्ठा नहीं कर पाएगी, उसको क्लम्प या उसको एग्लूटिनेट नहीं कर पाएगी, इसलिए इसे कहा जाता है कि एक नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी है। अब देखिए नेक्स्ट है कि आपके पास सैंपल आया, अगर इस सैंपल के अंदर एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज है जो कि आईजीएम टाइप की है, कंप्लीट टाइप की है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये सैंपल आया, इसमें एंटीबॉडी है, आपने क्या ऐड करी, आरबीसी ऐड करी। जैसी आरबीसी ऐड हुई, एक एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी है, ये क्या करेगी, इसको एग्लूटिनेट कर देगी, क्लम्प कर देगी। क्लम्पिंग हम देख सकते हैं, एग्लूटिनेशन हम देख सकते हैं, तो देख के हमने बता दिया कि हाँ इसके अंदर एंटीबॉडी है जो कि आईजीएम है और वो कंप्लीट एंटीबॉडी है। बट इस केस में हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, इस केस में क्या होगा कि आपके पास सैंपल आया, आईजीजी टाइप की इसमें एंटीबॉडी थी, आपने क्या करा, आरबीसी को, तो आपको ये थोड़ा पता है कि कौन से टाइप की है, इसमें आपने ऐड करा, एग्लूटिनेशन आ गई तो आपको पता लग गया कि हाँ इसके अंदर इस टाइप की एंटीबॉडी है। इसमें आपने जब ऐड करा तो ये तो एग्लूटिनेट नहीं कर पा रही ना, आपने आरबीसी डाल दिया ये, लेकिन एग्लूटिनेट नहीं कर पा रही, तो आप नहीं तो क्लम्पिंग देख पाएंगे ना आप एग्लूटिनेशन देख पाएंगे, तो हम कैसे बताएंगे कि इसके अंदर आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी है। हो सकता है हो, क्लम्पिंग नहीं हो रही तो हम मतलब ये सोच लेंगे कि हो सकता है इसके अंदर आईजीजी हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो हो सकता है कि एंटीबॉडी हो ही नहीं, राइट। तो क्वेश्चन नेक्स्ट ये अराइज होता है कि अगर एग्लूटिनेशन नहीं दिख पा रहा है इस केस के अंदर, तो हम इस टाइप की एंटीबॉडीज को कैसे डिटेक्ट करें सैंपल के अंदर। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपको आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो आपको एक अनादर एंटीबॉडी को यूज में लेना पड़ेगा जो क्या करेगी, 2 आईजीजी टाइप की, देखिए हुआ क्या, सैंपल में आईजीजी एंटीबॉडी थी, आपने आरबीसी डाली, आरबीसी तो इसके साथ बाइंड हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ये सारी आईजीजी एक दूसरे से बाइंड नहीं हो रही। इसमें क्या हो रहा था, 5 आईजीएम एक साथ लगी हुई थी, ठीक है। इस केस में भी अगर ऐसा हो जाए कि 2 आईजीजी एंटीबॉडीज एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, पास पास आ जाएं, तो जब ये आरबीसी पास पास आ जाएंगी तो हमें क्लम्पिंग एग्लूटिनेशन दिखाई देगी, तो हम ऐसी एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि हम ऐसी एंटीबॉडी बना लेते हैं जो कि 2 आईजीजी एंटीबॉडीज को एक साथ कर ले, राइट। तो वो एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी आईजीजी एंटीबॉडी होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि हमें अब ऐसी एंटीबॉडी चाहिए जो 2 आईजीजी एंटीबॉडीज को एक साथ बाइंड कर ले, जिससे हम एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग देख सकें। अब जो ये अनादर एंटीबॉडी है इसे डिटेक्टर एंटीबॉडी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये आईजीजी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने का काम कर रही है सैंपल के अंदर, ठीक है। ये जो अब देखिए जो ये अनादर एंटीबॉडी है वो एक डिटेक्टर एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी भी कौन सी क्लास की होती है, आईजीजी क्लास की होती है। किसमें प्रेजेंट होती है, कूम्स रिएजेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमें पहली चीज मिल गई, कूम्स रिएजेंट के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, डिटेक्टर एंटीबॉडी। अब देखिए होगा क्या, जो कूम्स रिएजेंट होता है उसके अंदर क्या है, डिटेक्टर एंटीबॉडी है, जो कि क्या है, देखिए ये क्या था, आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है। आईजीजी एंटीबॉडी सिर्फ क्लास थी, किसकी क्लास, ये बेसिकली कौन सी एंटीबॉडी, का नेचर क्या था कि ये एक एंटी आरबीसी एंटीबॉडी है, ठीक है। हो क्या रहा है, पेशेंट है, पेशेंट के अंदर आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस है, उन एंटीजेंस के अगेंस्ट उसने क्या बना ली, उस पेशेंट ने आरबीसी एंटीबॉडीज बना ली, तो उसको क्या कहा जाएगा, एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज कहा जाएगा। अब इस एंटीबॉडी को आपको डिटेक्ट करना है कूम्स टेस्ट से, कूम्स टेस्ट की हेल्प से। ये हम अभी तक हमने ये चीज समझी है। तो देखिए ये एंटीबॉडी किसने बनाई, ह्यूमन ने बनाई, तो इसे क्या कह देंगे हम, ह्यूमन ग्लोबुलिन भी कह देंगे, ठीक है। अब आपको इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है, ऐसी एंटीबॉडी बनानी है जो इन दोनों एंटीबॉडीज के साथ जुड़ सके। तो कौन सी एंटीबॉडी होगी, वो जो इसके भी एंटी होगी, इसकी भी कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो ये अगर एंटी आरबीसी एंटीबॉडी है तो वो दूसरी एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी आरबीसी आईजीजी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। और अगर ये ह्यूमन ग्लोबुलिन है तो इससे हम क्या बोलेंगे, ये एक एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन है जिसे हम बोलेंगे AHG,
हमने स्टार्टिंग में देखा था इसको AHG टेस्ट भी कहा जाता है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। क्यों? अब समझ आया, क्योंकि ये एक AHG एंटीबॉडी को यूज में लेके IgG एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो कूम्स रिएजेंट के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? एंटी RBC IgG एंटीबॉडी, जिसे हम AHG एंटीबॉडी भी कहते हैं। तो जैसे आपके पास पेशेंट सैंपल आया, उसमें IgG टाइप की एंटीबॉडी थी, आपने RBC डाल दी, एग्लूटिनेशन नहीं हो रही, तो आप क्या डाल देंगे? ये कूम्स रिएजेंट डालेंगे। तो कूम्स रिएजेंट में क्या प्रेजेंट है? एंटी RBC IgG एंटीबॉडी, इसके साथ जाके जुड़ जाएगी, इन दोनों को भी जोड़ लेगी और एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग दिखा देगी। और अगर कोई एंटीबॉडी होगी ही नहीं, तो अगर आप ये भी डाल देंगे तो भी, अगर यहाँ पे मानो कि ये एंटीबॉडी भी नहीं थी, ठीक है, नहीं थी, आपने ये डाल दिया, तो यहाँ अगर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये किसके साथ जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी, तो कोई एग्लूटिनेशन ही नहीं होगी, तो आपका कूम्स टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। राइट, तो ये इस तरीके से कूम्स रिएजेंट के अंदर जो ये प्रेजेंट होता है, ये किसको डिटेक्ट करता है? IgG क्लास की एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एंटीबॉडी, किसके बेसिस पे? बॉडी के टेम्परेचर के बेसिस पे। अगर हम बॉडी टेम्परेचर के बेसिस बात करें तो एंटीबॉडी का नेचर कैसा होता है? तो कंप्लीट एंटीबॉडीज को कहा जाता है कोल्ड एंटीबॉडी और इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज को कहा जाता है वार्म एंटीबॉडी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कोल्ड IgM एंटीबॉडी के बारे में। देखिए, हम यहाँ पे केस डिस्कस करेंगे, उसकी हेल्प से हम समझेंगे। तो केस क्या है कि एक पर्सन है जिसे हीमोलाइटिक एनीमिया हुआ है। राइट, अब उसे हीमोलाइटिक एनीमिया हुआ है तो उसके अंदर क्या बनेंगी? एंटी RBC एंटीबॉडीज बनेंगी। और अगर इस पर्सन ने कौन सी टाइप की बना ली? IgM टाइप की बनाई है। केस क्या है कि इसके अंदर एंटी RBC एंटीबॉडी बनी है, लेकिन कौन सी क्लास की? IgM क्लास की। ठीक है, अब हमें पता है कि IgM क्लास की एंटीबॉडी का मतलब क्या है कि वो पेंटामेरिक है। ठीक है, ये बन गई इसके अंदर। अब ये एक एंटी RBC एंटीबॉडीज है, तो इसका नेचर क्या है कि ये RBC के अगेंस्ट बनी है, तो RBC के साथ जुड़ेगी। ये एंटीबॉडीज पेशेंट ने बना ली, किसके साथ जुड़ रही है? इसकी RBC के साथ। ठीक है, ये RBC क्या है? इस एंटीबॉडी के लिए एंटीजन, और इस RBC के लिए ये क्या है? एक एंटीबॉडी। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने से क्या बना? यहाँ पर एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। और हमें पता है कि हमारे सर्कुलेशन के अंदर जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ कौन जुड़ने लगते हैं? फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जुड़ने लगते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कभी सिंगल एंटीजन या सिंगल एंटीबॉडी के साथ नहीं जुड़ते, वो हमेशा किसके साथ जुड़ते हैं? जैसे ही कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब। तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ जुड़ गए। अब हो क्या रहा है कि पूरा कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? ब्लड में सर्क्यूलेट कर रहा है। जब ये कॉम्प्लेक्स हमारे पेरिफ्री एरिया में जाता है, अब देखिए इसको कोल्ड क्यों कहा जाता है? इस एंटीबॉडी को कोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एंटीबॉडी कम टेम्परेचर पे RBC के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा वार्म टेम्परेचर मिलता है, थोड़ा हाई टेम्परेचर मिलता है, ये RBC से दूर हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कोल्ड। हमारा जो ये पेरिफ्री वाला पार्ट होता है ना, हमारे हाथ का, पैर का, ये जो पेरिफ्री वाला पार्ट होता है, इसका टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड होता है। और हमारा जो ये बीच का एक्सियल पार्ट जो होता है हमारा, वहां बीच का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा वार्म होता है। ठीक है, तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स सर्कुलेट होगा, सर्कुलेट होता होता ये कहाँ गया? हमारे पेरिफ्री पार्ट के अंदर। तो ये कोल्ड एंटीबॉडी है तो इसके साथ जुड़ी रहेगी, लेकिन सर्कुलेट होता होता जब ये हमारे बीच वाले पोर्शन में आ जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? थोड़ा वार्म है, तो ये एंटीबॉडीज से क्या हो जाएंगी? RBC से डिसोसिएट हो जाएंगी, इससे दूर हो जाएंगी। फिर जब हमने सैंपल आपने लिया, अब आपके पास क्या आया? सिर्फ RBC आई, एंटीबॉडी तो डिसोसिएट हो गई, वार्म टेम्परेचर पे आई, तो एंटीबॉडी तो उससे दूर हो गई। आपने जब सैंपल लिया तो आपके पास सिर्फ RBC आई। ठीक है, फिर आपने कूम्स टेस्ट को परफॉर्म किया तो आपको कोई एंटीबॉडीज के अंदर मिली ही नहीं। लेकिन एग्जैक्टली सच्चाई क्या है कि पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज बन रही है IgM की टाइप की, लेकिन सैंपल के अंदर वो आ ही नहीं रही है, तो आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। अगर हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो हम कैसे डायग्नोस कर पाएंगे कि इसको हीमोलाइटिक एनीमिया है? तो साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि देखिए होता क्या है कि जब ये एंटीबॉडीज से जुड़ती है ना, जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके साथ क्या जुड़े थे? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जुड़े थे। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होते, चाहे कोल्ड टेम्परेचर पे जाएं चाहे वार्म टेम्परेचर पे जाएं, ये जुड़े ही रहते हैं। तो यहाँ पर जुड़ गए थे, जैसी एंटीबॉडी बनी थी तब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना था, इसके बनते ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जुड़ गए थे। यहाँ पे आते आते ये एंटीबॉडी तो दूर हो गई, लेकिन किसको छोड़ गई है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को छोड़ गई अपनी निशानी पर। जैसे कोई क्रिमिनल अपना निशान छोड़ जाता है ना कि हाँ मैं यहाँ पे आया था,
क्रिमिनल अपने पीछे से निशानी छोड़ जाता है कि मैं यहाँ पे आया था, कोई फुटप्रिंट हुआ, कुछ फिंगरप्रिंट हुआ, कुछ भी हुआ, वो छोड़ जाता है कि हाँ मैं यहाँ पे आया था लेकिन मैं वहां से चला गया। ऐसी ही एंटीबॉडी यहाँ पे अपनी निशानी छोड़ जाती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के नाम पे कि वो यहाँ पे जुड़ी थी, लेकिन वार्म टेम्परेचर की वजह से वो इससे क्या हो गई थी, डिसोसिएट हो गई थी, लेकिन उसने अपनी निशानी छोड़ दी किसके नाम पे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के नाम पे। तो साइंटिस्ट ने ये डिसाइड करा कि जो इसकी निशानी है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, हम अगर उसको डिटेक्ट कर लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे आईजीएम एंटीबॉडी आकर बाइंड हुई थी। ठीक है, तो उन साइंटिस्ट ने क्या करा, स्कूम्स रिएजेंट के अंदर कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडीज को ऐड करा। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है ना, वो कौन से टाइप का होता है, C3b टाइप का होता है। तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी डाली गई कूम्स रिएजेंट के अंदर, C3b एंटीबॉडी। तो हमें दूसरी चीज मिल गई कि कूम्स रिएजेंट के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडी कह लो या C3b एंटीबॉडी, वो इसके अंदर होती है। किस चीज को डिटेक्ट करती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को डिटेक्ट करती है। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स निशानी है कि यहाँ पे इस आरबीसी के ऊपर एक आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी आके बाइंड हुई थी, जो कि एक एंटी आरबीसी एंटीबॉडी है। और ये अगर बनी है तो इसका मतलब ये है कि आपने डायग्नोस कर लिया कि इस पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है वार्म आईजीजी एंटीबॉडी। अब इसमें भी हम वही केस ले रहे हैं कि कोई पर्सन है, उसे हीमोलाइटिक एनीमिया हुआ, इसके अंदर एंटी आरबीसी एंटीबॉडी बनी, लेकिन कौन से टाइप की बनेगी, आईजीजी टाइप की बनी। ठीक है, आईजीजी टाइप की बनी, एंटी आरबीसी एंटीबॉडी है, आरबीसी के साथ जुड़ जाएगी, जुड़ते क्या बना लेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अब देखिए ये जो वार्म एंटीबॉडीज होती है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये चाहे कोल्ड टेम्परेचर पे सर्कुलेट करे चाहे ये वार्म टेम्परेचर पे सर्कुलेट करे, ये डिसोसिएट नहीं होती है। ठीक है, तो ये जैसे ही सर्कुलेट कर रही है, चाहे वो पेरिफेरी पार्ट में जाए चाहे वो एक्सियल पार्ट में जाए, कहीं भी जाए वो उसके साथ जुड़ी रहेगी। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ऐसा का ऐसा बना रहेगा। तो आपने सैंपल लिया, सैंपल के अंदर क्या आया, ये आरबीसी और एंटीबॉडीज के साथ जुड़ी है। ठीक है, पर इस केस में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी है वो क्लम्प या एग्लूटिनेशन नहीं कर पा रही थी। तो उसका सॉल्यूशन हमने देख लिया था कि हमने कूम्स रिएजेंट में एंटी आरबीसी एंटीबॉडी को ऐड कर दिया था। जैसे आप इसको इसमें ऐड करोगे, ये इसका क्लम्पिंग कर देगी और आप उसको डिटेक्ट कर लोगे। तो अभी तक हमने समझ लिया कि अगर आपके पेशेंट सैंपल के अंदर आईजीएम टाइप की आ रही है तो आपको क्या चीज की हेल्प लेनी होगी, कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडीज को, कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडीज की। और अगर आपके सैंपल में आईजीजी टाइप की आ रही है तो हमें किसकी हेल्प चाहिए होगी, एंटी आरबीसी एंटीबॉडी की। इसलिए कूम्स रिएजेंट के अंदर इन दोनों चीज को ऐड करा गया, एंटी आरबीसी एंटीबॉडी को भी और प्लस कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडीज को भी, जिससे वो आईजीएम को भी डिटेक्ट कर सके और आईजीजी टाइप को भी डिटेक्ट कर सके। इसलिए इंपॉर्टेंट था कि हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है कि कूम्स रिएजेंट बनाया कैसे जाता है। इसको बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, ह्यूमन लेते हैं, ह्यूमन का एक ह्यूमन प्लाज्मा लिया जाता है, उस प्लाज्मा के अंदर एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज होती हैं और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है किसके अंदर, माउस के अंदर। माउस के अंदर जैसे हम इंजेक्ट करेंगे इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, इसका मतलब कि वो जो भी चीज इंजेक्ट हुई है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज बनाएगा। तो हमने ये चीज इंजेक्ट करी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगी, ये एक एंटी आरबीसी एंटीबॉडी है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगी, एंटी आरबीसी एंटीबॉडी। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इंजेक्ट करे तो क्या बनेगी, एंटी कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडीज बनेगी। ये दोनों बन जाएंगी, हम क्या कर देंगे, इसको रिएजेंट के अंदर ऐड कर देंगे और क्या बन जाएगा, हमारा कूम्स रिएजेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने ह्यूमन ही क्यों लिया, क्योंकि आपके पास जो सैंपल आ रहा है जिसके अंदर आप एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर रहे हो, एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज को, वो किस नेचर की है, ह्यूमन नेचर की है। तो हमें ये एंटीबॉडी ऐसे नेचर की बनानी है जो कि ह्यूमन एंटीबॉडी से जाके जुड़ सके। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, ह्यूमन लिया है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है कि इन दोनों केस में हीमोलाइसिस किस तरीके से होता है। हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, आरबीसी का टूटना। क्यों टूट रही है आरबीसी, अब देखिए अगर किसी पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया हुआ है, एंटी आरबीसी एंटीबॉडी बनी है, तो फॉर श्योर एंटी आरबीसी एंटीबॉडी किसके साथ जुड़ेगी, आरबीसी के साथ जुड़ेगी। और अगर आरबीसी के साथ जुड़ रही है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो फॉर श्योर आपकी बॉडी उस आरबीसी को तोड़ेगी भी, उसका ब्रेक डाउन भी करेगी, जिससे क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा। बट इस केस में किस टाइप का हीमोलाइसिस हो रहा है और इस केस में किस टाइप का हीमोलाइसिस हो रहा है, दोनों में डिफरेंस होता है। इस केस में जो हीमोलाइसिस होता है वो इंट्रावेस्कुलर होता है और इस केस में जो हीमोलाइसिस होता है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर होता है, राइट। तो देखिए कोई पेशेंट है, उसको
हीमोलाइटिक एनीमिया हुआ, उसके अंदर आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी बनी, बनते ही वो किसके साथ जुड़ी, आरबीसी के साथ जुड़ी। आरबीसी जैसी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपके सर्कुलेशन के अंदर है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ जुड़ गए। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के जुड़ते ही आपका कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करेंगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का हीमोलाइसिस करेंगे, आरबीसी का हीमोलाइसिस करेंगे। यहाँ पे हीमोलाइसिस कहाँ हो रही है, वेसल्स के अंदर हो रही है, ब्लड वेसल्स के अंदर हो रही है। इसको कहा जाता है इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। इस केस में अगर हम देखें, इस पर्सन को हीमोलाइटिक एनीमिया हुआ, एंटी आरबीसी एंटीबॉडी बनी लेकिन आईजीजी टाइप की। अब ये एंटी आरबीसी एंटीबॉडी है तो आरबीसी के साथ जुड़ेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स जब सर्कुलेट करता है ना बॉडी के अंदर, सर्कुलेट करता करता ये स्प्लीन में जाता है। ठीक है, हमारा एक बॉडी पार्ट होता है स्प्लीन, वहां पे ये जाता है। वहां पे क्या होता है, स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं साइड में। ठीक है, इन मैक्रोफेजेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आईजीजी एंटीबॉडीज के साथ बाइंड हो सकते हैं आराम से। उनके पास एफिनिटी होती है कि वो आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज के साथ बाइंड हो सकते हैं। जैसे ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आईजीजी एंटीबॉडी है, ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएगा। बाइंड होते ये पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएगा, मैक्रोफेज के अंदर। मैक्रोफेज इस आरबीसी का क्या कर देगा, ब्रेकडाउन, मतलब हीमोलाइसिस। अब यहाँ पे हीमोलाइसिस कहाँ हो रही है, वेसल से बाहर हो रही है, मैक्रोफेज के अंदर हो रही है लेकिन वेसल से बाहर हो रही है। तो इस टाइप की हीमोलाइसिस को कहा जाता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर आईजीएम टाइप की एंटीबॉडीज बनती है उनके अंदर क्या देखा जाता है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज बनती है उनके अंदर क्या देखी जाती है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस। लास्ट में अगर हम समराइज कर लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज के बीच में, सॉरी यहाँ पे मैंने हीमोलाइसिस लिख दिया है, मतलब कंप्लीट एंटीबॉडीज एंड इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज के बीच में। तो पहला डिफरेंस था ये आईजीएम क्लास की थी, ये आईजीजी क्लास की थी। इसका जो एग्जाम्पल थे वो एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी था। इसका एग्जाम्पल एंटी आरएच एंटीबॉडी था। इसके एग्जाम्पल इसमें जो एंटीबॉडीज बन रही है वो किसके अगेंस्ट बन रही थी, कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस के अगेंस्ट। यहाँ पे एंटीबॉडीज बन रही थी प्रोटीन एंटीजेंस के अगेंस्ट। ये जो होती है पेंटामेरिक होती है, 5 यूनिट्स होती है। ये जो होती है मोनोमेरिक होती है, 1 यूनिट ऑफ एंटीबॉडी होती है। पेंटामेरिक है इसलिए डेकावेलेंट होती है। डेकावेलेंट मतलब इसमें कितने एफएबी रीजन थे, 10 एफएबी थे, इसको डेकावेलेंट कहा जाता है। इसमें से 2 ही एफएबी रीजन थे, इसको डायवेलेंट कहा जाता है। इसमें जो एफसी जो रीजन्स होते हैं वो 5 होते हैं। इसके अंदर जो एफसी रीजन्स थे वो सिर्फ 1 ही था। ये जो एंटीबॉडी होती है वो लार्जर एंटीबॉडी होती है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये स्मॉलर होती है। ये एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी होती है क्योंकि ये एग्लूटिनेशन कर लेती है आरबीसी की, और ये नॉन एग्लूटिनेटिंग है, ये आरबीसी की एग्लूटिनेशन क्लम्पिंग नहीं कर पाती। ये एक पावरफुल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर था, क्यों, क्योंकि इसके पास 5 एफसी पोर्शन रीजन्स थे, इसलिए एक पावरफुल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर था। और ये पुअर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही रीजन है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के लिए। ये कोल्ड एंटीबॉडी थी, वो टेम्परेचर के बेसिस पे हमने देख लिया था। ये वार्म एंटीबॉडी है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ये वाली एंटीबॉडी हमें इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस शो करती है, और ये वाली जो एंटीबॉडीज होती है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस शो करती है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। सो दिस इज ऑल अबाउट द कूम्स टेस्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।